नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट खर्च को लेकर कहा है कि पिछले कई सालों को यह देखा जा रहा है कि बजट को अंतिम महीने में खर्च किया जाता है, जो कि गलत परंपरा है। इस बारे में हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसा रोड मैप तैयार किया जाए जिसमें बजट खर्च करने का प्रावधान वित्तीय वर्ष के पहले महीने से हो और हर महीने विकास के कामकाज और प्लान के अनुसार बजट खर्च किया जाए, ताकि बजट खर्च करने का प्रेशर फरवरी मार्च के महीनों में विभागों पर न हो और आनन फानन में बजट खर्च न किया जाए। नहीं, अभी पिछले सालों में ये सामने आया था कि बजट जो है अंतिम 2-3 महीनों में ही खर्च होता है, तो इसकी एक निरंतरता रहनी चाहिए कि बजट जो है वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले ही महीने से ये क्रम शुरू हो जाए और निरंतरता से बजट पूरा जिसके लिए रखा गया है उस काम में पूरा का पूरा जो है वो खर्च हो और विकास के काम तेजी से आगे बढ़े। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में तिरंगे का अपमान का मामला सामने आया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी पर तिरंगे को अपमानित करने का आरोप लगा है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ये मामला सामने आया। महिला मोर्चे ने कार्यालय प्रांगण में फूलों से तिरंगा बनाया था। तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने तिरंगे का अपमान किया है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए। दरअसल फूलों से तिरंगा जमीन पर बनाया गया था, कार्यालय प्रांगण पर तिरंगा बनाया गया था। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पिछले दिनों हुए कार्यक्रम के दौरान जमीन पर बनाए गए तिरंगे पर बीजेपी नेताओं का चलना सुर्खियों में। कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि राष्ट्रवाद का दावा करने वाली बीजेपी के नेता तिरंगे का किस कदर अपमान कर रहे हैं, यह आसानी से समझा जा सकता है। नहीं, निश्चित रूप से बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। आप देखिए ना, 52 सालों तक नागपुर में हमारा झंडा नहीं फहराया जिन लोगों ने, उनसे अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। लेकिन उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां हमने देखा कि कार्यकारिणी की बैठक में प्रभारी दुष्यंत गौतम की उपस्थिति में और राज्यसभा सांसद जो हैं वो जूते लेकर उसके ऊपर चल रही हैं। तो कहां इन लोगों की सोचने और समझने की शक्ति चली गई, ये समझ से परे है। एक तरफ पठान मूवी के एक गाने को लेकर इन लोगों ने रायता फैला रखा था पूरे देश के अंदर, उसको बैन करो, उसको बाइकआउट करो, सिर्फ एक रंग की बात उसमें कही गई थी। इसमें तो निश्चित रूप से हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है और पूरे भारतवासियों की जो भावनाएं आहत हुई हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिन भी लोगों ने इस तरह की रंगोली पैरों के नीचे बनवाई या जमीन पर बनवाई, उन पर एक्शन लेना चाहिए और सार्वजनिक रूप से प्रभारी को और कल्पना सैनी को माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी के द्वारा तिरंगे का अपमान किए जाने के बाद अब बीजेपी ने इस विषय पर विपक्ष पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस शुरू से ही राष्ट्र का अपमान और तिरंगे का अपमान करती आई है। कांग्रेस राष्ट्रध्वज का ही नहीं, देश का भी अपमान करते आई है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का देश प्रथम का सिद्धांत रहा है और कांग्रेस हमेशा परिवारवाद पर चलती आई है। तमाम निराशा और विचार शून्य हो चुकी कांग्रेस इस समय बौखलाहट में है और इस प्रकार से दुष्प्रचार करने में जुटी है। लेकिन प्रदेश और देश की जनता बहुत समझदार है और कांग्रेस को इस दुष्प्रचार से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में फूलों से बने तिरंगे पर बीजेपी नेताओं के चलने के मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय देहरादून में कार्यक्रम के दौरान मुख्य द्वार पर फूलों से तिरंगे की प्रतीकात्मक रंगोली को पैरों तले रौंदने वाला भाजपा के राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, प्रभारी दुष्यंत कुमार, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तिरंगा के अपमान पर सार्वजनिक रूप से देश से माफी मांगे। भारतीय ध्वज के रंग का अपमान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। इनकी राज्यसभा की सांसद कल्पना सैनी जिस तरीके से उस ध्वज के ऊपर चली हैं, जो रंगोली के रूप में बनाया गया था, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से यही उम्मीद की जा सकती है। जिस तरीके से नागपुर के अपने कार्यालय में 65 साल तक इन्होंने भारत का झंडा नहीं लगाया
और जिन 3 नौजवानों ने इस झंडे को इनके कार्यालय में लगाने का काम किया, उनके ऊपर इन्होंने मुकदमे दर्ज कराए, जो कोर्ट से बरी होकर बाहर आए। इस पार्टी से यही उम्मीद की जा सकती है। एक पिक्चर में नायिका के कपड़े पहनने पर, वस्त्र पहनने पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने सर पे उठा रखा था पूरे भारत को, और जगह जगह अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, सोशल मीडिया में अनाप शनाप टिप्पणियां लिख रहे थे, आज इस पूरे प्रकरण में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से मौन है जैसे अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का नाम हम पूछ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग मुंह में शक्कर डाल के, मुंह में जाम लगाकर अपना मुंह बंद करके बैठी रही। उत्तराखंड में एक बार फिर से विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल इन बर्खास्त कर्मचारियों के पक्ष में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी आ गए हैं। उन्होंने खुलकर सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी से बर्खास्त 228 कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की मांग भी की है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी विद्वान अभिवक्ता हैं, अधिवक्ता हैं और निश्चित रूप से पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन वो जिस विषय पर वो कह रहे हैं उस विषय को उन्होंने एज ए अधिवक्ता ही उसको कहा है। अधिवक्ता का काम वो जानते हैं, वो कर भी रहे हैं, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। विधानसभा एक स्वतःशाही संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और उन्होंने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को भी माननीय न्यायालय ने सही साबित किया है। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का विषय है कि वो कोर्ट में इस केस को ले जाना चाह रहे हैं दोबारा या कहाँ उसकी पैरवी करना चाह रहे हैं, इस विषय में उन्होंने ही जानकारी दे दी है। इसको पार्टी को कुछ नहीं कहना है और विधानसभा ही इस मामले को देख रही है। आगे जो भी कोर्ट में जो पैरवी है, विधानसभा को जो इसमें जवाब देना है, ये उनको तय करना है। कांग्रेस के 50वें अधिवेशन से लौटे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह अभी भी तमाम विधायकों और वरिष्ठ पूर्व विधायकों को एआईसीसी में न जोड़े जाने को लेकर नाराज ही नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रीतम सिंह की नाराजगी पर संगठन उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। ये हमारे 5 विधायक और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, इनको जो है एआईसीसी में समायोजित नहीं कर पाया गया। मैं इस परिप्रेक्ष्य में अपना बयान पूर्व में भी दे चुका हूं। अब इस पर जो है राष्ट्रीय नेतृत्व तो कोई ना कोई निर्णय लेगा। इन तमाम जो वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं वो इनका कहीं ना कहीं समायोजन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उत्तराखंड सरकार ने 28 से 23 मार्च को रामनगर में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने पंतनगर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और नैनीताल और उधम सिंह नगर के अधिकारियों के साथ बैठक की। आज G20 की जो विजिट है, जहाँ मीटिंग है प्रिंसिपल साइंस एडवाइज़र 20 कंट्री के, 28, 29, 30 मार्च को यहाँ मीटिंग है। इसकी तैयारी के बारे आज शासन से मैं और बाकी अधिकारी आए हैं। तो हमने देखा कि एयरपोर्ट भी, इसको भी थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है और बाकी सड़कें और जहाँ उनकी मीटिंग होनी है वहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है उसकी जानकारी के लिए आए हैं। एयरपोर्ट के बारे में मीटिंग हो चुकी है, उनको बता दिया गया है क्या क्या करना है। यूथ कांग्रेस ने नकल विरोधी कानून बनाने के बाद बीजेपी की तरफ से कानून को लेकर हल्द्वानी में होने जा रही युवाओं के आभार रैली का विरोध करने का ऐलान किया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच कराने की बजाय खुद का आभार रैली निकलवा रहे हैं। देखिए, पहले तो हम लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में जो भर्ती घोटाला हुआ है उनकी सीबीआई जांच कराई जाए और सरकार घुमा फिरा करके उस ट्रैक से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। तो हम अपनी मांग पर अडिग हैं और हमने 1 माह पूर्व ये फैसला किया था युवा कांग्रेस की बैठक में, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में, कि जब तक मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं करते हैं तब तक मुख्यमंत्री प्रदेश में जहां भी जाएंगे वहां पर यूथ कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग उनको काले झंडे दिखाने का काम करेंगे, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे और अपनी सीबीआई जांच की मांग करने का काम करेंगे। लगातार राज्य सरकार हवाई निर्णय ले रही है जिनका यूथ कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। प्रदेश के अंदर
नकल माफिया और नकल कराने वाले लोग ही नकल विरोधी कानून बनाकर प्रदेश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं और वो जश्न मना रहे हैं। किस बात का जश्न? युवाओं का जो असली मुद्दा है रोजगार, रोजगार तो मिला ही नहीं। जब रोजगार उपलब्ध करा दें तब जश्न मनाइए, खूब रैली निकालिए, खूब आयोजन करिए, खूब मिठाइयाँ बांटिए। और लगातार जिस तरीके से बात की जाए, प्रदेश में समस्याओं का अंबार है, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे बिजली पानी की बात करें, लगातार जनता समस्याओं से जूझ रही है। और हमारा कहना है कि मुख्यमंत्री लगातार जो ये हवाई दौरे कर रहे हैं, हवाई दौरे कर जनता को लगातार परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये भी काम बंद किया जाए। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का जो काम है वो प्रदान कराया जाए ताकि इस प्रदेश में खुशहाली आ सके। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर, अपर बाजार और सुभाष नगर में भू धसाओं की समस्या को लेकर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञों का सर्वेक्षण दल कर्णप्रयाग पहुंचा। दल ने प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया। सर्वेक्षण टीम भू धसाओं कारणों का गहन अध्ययन करने के बाद जल्द ही अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगी और जिससे भू धसाओं समस्या का जल्द से जल्द निदान किया जा सके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपदा प्रबंधन को लेकर के उन्होंने एक टीम कर्णप्रयाग के लिए भी बनाई है और आज वो टीम यहाँ पर आई है। अब लोग आज बहुगुणा नगर में स्थिति देखी है, कल भी ये टीम यहीं रहेगी और कल अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ भी ऐसी स्थितियाँ हैं कर्णप्रयाग के अंदर वो सब कल देख करके फिर एक रिपोर्ट तैयार होगी। और मैं समझता हूँ कि जैसी स्थिति है कर्णप्रयाग को लेकर के, इसकी अगर तुरंत ट्रीटमेंट ना किया गया तो आने वाले समय में और गंभीर स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए मैं आग्रह भी करूंगा। टीम से भी हमने आग्रह किया है कि भाई आप देख करके जल्दी जल्दी रिपोर्ट आपकी जाएगी तो बरसात से पहले इसका ट्रीटमेंट अगर कुछ शुरू हो जाए तो कुछ रोकथाम इसकी कर्णप्रयाग में भी हम कर पाएँ। काफ़ी लंबे समय से कम जब से इस साल में जोशीमठ में जब से परेशानियां हो रही हैं तब से सुनाई दे रहा था कि यहाँ कर्णप्रयाग में भी कुछ जगहों पे सब्सिडेंस है और कुछ घरों में दरारें वगैरह हैं। तो उसी के संबंध में विभिन्न संस्थानों की एक टीम गठित की गई है शासन के स्तर से और आज हम लोग आए हैं। कल और परसों यहाँ पर सर्वे करना है। आज थोड़ा इलाका हमने बहुगुणा नगर का देखा है तो कुछ घर जो देखे गए वो काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं। कुछ घरों को लोगों ने छोड़ दिया है। तो प्रॉब्लम है, किस कारण क्या है उसकी विवेचना करेंगे जो भी है और उसके बाद जो भी सुरक्षात्मक उपाय हैं वो करने की संस्तुति सरकार से की है। खटीमा पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीपैड से सीधा शारदा पावर हाउस लोहियाहेट पहुंचे और पावर हाउस का निरीक्षण कर अधिकारी और कर्मचारियों से बात कर फीडबैक लिया। मौके पर जिले के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान भी मौजूद रहे। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रियों की जेब टिकट को लेकर कट सकती है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध का असर अब हेली सेवाओं के किराए पर भी पड़ने लगा है क्योंकि तेल महंगा हो चुका है और यही वजह है कि इस बार चार धाम यात्रा में जो हेली कंपनियां अपने सेवाओं के लिए टेंडर भरेंगी वह किराए में भी बढ़ोतरी कर सकती है। देखिए, जो बिडिंग जिस प्रकार से की जाती है उसमें किराया बढ़ाया या घटाना जो है ये निर्णय उकाड़ा द्वारा नहीं किया जाता है, मतलब हमारे कॉरपोरेशन द्वारा नहीं किया जाता है। एक बिडिंग प्रक्रिया है जिसमें हम लोग कहते हैं कि आपको जो भी सबसे कम यात्री से पैसे लेगा उसको अनुमति मिल जाएगी। तो इसके चलते अभी बिडिंग प्रक्रिया के बाद पता चलेगा हम लोगों को कि प्रक्रिया कितनी होती है। और इस बार आपने देखा भी होगा कि पिछले 2 साल से यूक्रेन वॉर की वजह से हो या इंटरनेशनल रिसेशन की वजह से मतलब इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से है, कीमतें बढ़ी हुई है एटीएफ की। और एटीएफ मुख्यतः जो है किसी भी हेलीकॉप्टर या हवाई सेवाओं की कीमतें बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भाग होता है। बीते कुछ दिन पूर्व कनखल थाना के क्षेत्रांतर्गत दरिंद्र भंजन मंदिर में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए हरिद्वार पुलिस द्वारा 2 सगे भाइयों को चांदी के छत्र और बाकी चोरी के सामान के साथ दबोच लिया गया है। दिन पहले जो मंदिर चोरी का आरोपी पकड़ा गया था रवि सरदार, ये कनखल पुलिस की कस्टडी से भाग गया था और कल इसे पुलिस ने जो है पकड़ लिया है और गिरफ्तार करके इसे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देखिए, हरिद्वार सिटी से ही पकड़ा गया है और इसमें अलग से एक एफआईआर जो है धारा 224 आईपीसी के तहत पंजीकृत की गई थी जिसके
अंतर्गत इसका रिमांड लेके न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। उसके साथ एक तमंचा मिला है, तो उसके लिए अलग से एक 25 आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। खबर लक्सर से है। हरिद्वार के सीएफओ नरेंद्र सिंह कुंवर लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील परिसर में स्थित अग्निशमन विभाग कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। नरेंद्र सिंह कुंवर ने फायर उपकरणों के साथ ही सभी दस्तावेजों को बारीकी से चेक किया। अभी कुछ हमारा सेटअप यहाँ पे लक्सर में नहीं बन पाया है। फायर स्टेशन जो बनना चाहिए था वो तहसील परिसर में है। कुछ यहाँ बातचीत में पता चला कि हमारी गाड़ियाँ निकलने में देरी होती है यहाँ से। कुछ मानो तहसील में काम चल रहा और तहसील खुला है, तो यहाँ से बाहर रोड पर जाने में ही काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारा कुछ फायर स्टेशन का चल रहा, लेकिन उसमें कुछ माननीय कोर्ट द्वारा उसमें कुछ प्रक्रिया चल रही। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ सकें, उसके लिए खेल विभाग लगातार काम कर रहा है। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं से चयनित हुए 475 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पूर्व ग्राम प्रधान नईम अहमद आरोपी पिछले काफी लंबे समय से फरार चल रहा है, जिसके ऊपर आईपीसी धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। वहीं पुलिस ने आज वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट से उद्घोषणा पत्र प्राप्त कर ढोल नगाड़ों के साथ कार्रवाई की है और 1 महीने का समय दिया है। वहीं एएसआई अनिल जोशी ने बताया कि कोतवाली जसपुर क्षेत्र के नईम अहमद गुल्लर गोजी का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कोतवाली जसपुर में कई अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज है और अगर समय पर वह कोर्ट में पेश नहीं होता है तो कोर्ट के वारंट के साथ उसकी समस्त संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रहे हेतु रामनगर में कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को जारी रखते हुए एक स्कॉर्पियो से 35 किलो गांजा बरामद किया है। इस दौरान 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं 2 तस्कर फरार हो गए हैं, जिसकी खोज पुलिस कर रही है। गांजा तस्करों द्वारा स्कॉर्पियो में गहरे गड्ढे कर उसमें गांजा रखकर तस्करी की जा रही थी। वहीं मामले को लेकर कोतवाल कुमार सैनी ने बताया है कि एसएसपी पंकज भट्ट के निर्देश पर कोतवाली एसआई अनीस अहमद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लोक निर्माण विश्राम गृह के पास गुप्त सूचना के आधार पर सड़क पर खड़े स्कॉर्पियो की तलाशी ली, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेते हुए वाहन के अंदर से 35 किलो गांजा बरामद किया। साहब के निर्देशानुसार रामनगर पुलिस द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। आज इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर हमारे द्वारा नशे में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो जिसमें 35 किलो गांजा बरामद हुआ है। 3 आरोपी हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें 2 आरोपी अभी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, 2 पीरू मदारा क्षेत्र के रहने वाले हैं और अन्य अभियुक्त के बारे में भी जानकारी कर उनके बारे में जानकारी की जा रही है। रुद्रपुर जिला पुलिस को वन्यजीव तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलभट्टा थाना पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। न्यायालय में पेश किया है। बरामद खाल का सौदा 5 लाख रुपए में हुआ था, जिससे पूर्व पुलिस की तत्परता के चलते 4 लोगों को खाल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फोटो पर्यटन जोन में घायल हुए बाघ के ट्रंकुलाइज करने के दौरान मौत होने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि फाटो पर्यटन जोन में एक घायल बाघ घूम रहा था, जिसका वीडियो जोन में घूमने गए पर्यटकों ने बनाते हुए इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी। ये किसी दूसरे टाइगर से हमले में घायल हो, चलो हमें भी डर नहीं है। नहीं फिर भी चले। मसूरी देर रात को मैसोनिक लॉज बस स्टैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई है, जिसमें सवार 2 युवक घायल हो गए हैं।
मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण को लेकर के लगभग 7 करोड़ की लागत से जिला प्रशासन ने काम किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी एसडीएम ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को निर्देशित किया। होली के त्यौहार के चलते राजधानी देहरादून में रेलवे यात्रियों को आज जीआरपी पुलिस ने जागरूक किया है। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाकर जीआरपी पुलिस ने ट्रेन के अंदर भी सघन चेकिंग की है। रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल रायपुर पुलिस ने बैंक की फर्जी एनओसी से वाहन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें कि 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से 70 से 80 अधिक टू व्हीलर फर्जी बैंक एनओसी मिली हैं। जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि पर्णो सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन सुनवाई में 92 शिकायतें मिली, जिनमें से कई शिकायतों के मौके पर निस्तारण कर दिया। शिकायतों में अधिकतर मामले भूमि विवाद से जुड़े रहे। देहरादून में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में पहाड़ों पर बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही मैदान में ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया गया है। बद्रीनाथ में फिर एक बार बर्फबारी का मंजर देखने को मिला है। बता दें कि चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ को कहा जाता है। भगवान बद्री विशाल जी के धाम को जहां कपाट मात्र 6 महीनों के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबर आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।